a different kind of a thing to record this. अब मेरे पास start हो चुका है, so let's begin solving some questions. So let's just go all the way to share screen. Share screen कर दिया. अब हम लोग खोल रहे हैं. कुछ questions हैं जो मैं करवाना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता उधर, तो हम लोग इधर यूटिलाइज करेंगे. मेरा टारगेट है कि मैं 40 क्वेश्चंस कराऊं, बट लेट्स सी हम लोग किधर तक अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अलावा भी कुछ प्रायोरिटीज होती है. सो लेट्स बिगिन. अब मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. डोंट वरी, रिकॉर्डिंग. The diagram shows a cathode ray oscilloscope trace of a sound wave. The time base is calibrated at 2 milliseconds per centimeter. Just give me a minute so that I can arrange my calculator. If I have one, I'm not gonna go. Okay, yeah, I have one. I have a calculator with me. So let's just begin. The diagram shows a cathode ray oscilloscope trace of a sound wave. अब जो time base होता है ना, जरा सुनो. टाइम बेस हमेशा ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं टाइम बेस. ठीक है, तो टाइम बेस होता है, कभी कभार इस तरह लिखा होगा कि 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन भी लिखा आ सकता है, 2 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर भी लिखा आ सकता है. तो बेसिकली ये जो आपके पास जो डिवीजन आ रही है ना, इसको हम लोग डिवीजन भी कहते हैं, या इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर भी कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज तो हमारे पास है कि एटलीस्ट सीएआई के अंदर जो क्वेश्चंस अगर आए भी तो इस तरीके से आएंगे. तो इसने मुझे बोला है कि यार इसका जो टाइम बेस है उसने सेट किया है, इज कैलिब्रेटेड एट 2 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर. इसका कहने का मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक होगा वो हमारे पास 2 मिली सेकेंड्स के बराबर होगा. मुझे बोलता है कि यार मुझे इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बता दो, साउंड वेव की. अब ए ओ लेवल से याद करो कि हमारे पास एक कंप्लीट जो साइकिल होती है वो ये वाली एक साइकिल कंप्लीट होती है. ये आप ओ लेवल्स में करके आए थे. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर से हम लोग जो है ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं. 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक. तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 2 4 8 मिली सेकेंड्स. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ रहा है वो 8 मिली सेकेंड्स का आ रहा है, टाइम पीरियड आया. अब याद करो ओ लेवल से कि फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, जो हमारे पास होता है टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है. सो 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 8 मिली सेकेंड्स को हम लोग लिख सकते हैं -3 सेकंड करके. बाय मिली होता है ना, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना लाजमी होता है. सो इफ यू गोना पुल दिस ऑफ, हमारे पास आ जाएगा 8 into 10 raised to power -3, और फिर इसको 1 डिवाइडेड बाय आंसर करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 125. सो ये एक पहला आंसर तो हो गया. I hope this is clear, guys. I hope this is clear. I cannot read the comments, but you can hear me, okay? So if you have any questions, you can always turn on the mic. आज के हमारे जो सेशन में है ये वाले सवालात ज्यादा होंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वैरायटी आएगी, लाजमी आएगी, लेकिन मुझे टाइम को बीट करना है. Question number 2. The diagram shows a square wave trace on the screen of a cathode ray oscilloscope. A grid of 1 centimeter squares covers the screen. Okay, so we have 1 centimeter square का मतलब है कि यार इसका जो मतलब होता है ना 1 centimeter square, यानी 1 centimeter squares अगर लिखा हुआ है तो बेसिकली हमारे पास इसका मतलब होता है कि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. मुझे बोला है कि यार इसकी जो टाइम बेस सेटिंग है वो इसने रखी है 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर. अब इसका मतलब है वही अगेन कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मिली सेकेंड्स है. ठीक है, सो हमारे पास बोलता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव. एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड लेट्स डू सम दिमाग. अब जरा इधर से देखो, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास एक वेव हुई, 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 वेव्स मेरे पास आ रही हैं इसके अंदर, यानी 8 मेरे पास इसके अंदर कंप्लीट टाइम पीरियड्स आ रहे हैं. और ये कितने में आ रही है हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स के अंदर. तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 टाइम पीरियड्स आर इन 6 ब्लॉक्स, या 6 सेंटीमीटर्स लिख लेते हैं. और हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिली सेकेंड्स के बराबर है. तो इसका मतलब है कि 80 शुड बी इक्वल टू 60 हमारे पास, सॉरी, हाँ सही है, 60
6 into 10 milliseconds हो सकता है, तो इसका मतलब है कि 8 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 60 milliseconds। तो इसका मतलब है जो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है तकरीबन आना चाहिए 60 डिवाइडेड बाय 8, और ये आ रहा है हमारे पास 7.5 milliseconds। अब इस 7.5 milliseconds को आप उसमें कन्वर्ट करो, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो f शुड बी इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 7.5 into 10 raised to power -2 करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 into 10 raised to power -2 किया, और 1 डिवाइडेड बाय आंसर करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है तकरीबन, मेरे पास एक्चुअली ये मिली है तो -3 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, तो मिली है तो -3 हो जाएगा, तो तकरीबन 133 हमारे पास आ रहा है, 133 हर्ट्स आ रहा है। 133 हर्ट्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू बी ओवर हियर 140। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी तो ये 140 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मेरे पास एक और सवाल आया है which is kind of easy. The time base on a cathode ray oscilloscope is set at 6 milliseconds per centimeter. Okay. इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 6 milliseconds। ये लिखा हुआ आ गया। A trace consisting of 2 pulses is recorded as shown in the diagram. Okay. So हमारे पास basically 2 pulses हमें नजर आ रही है। What is the time interval between the 2 pulses? बहुत आसान सा सवाल है। हमारे पास आ रहा है कि भाई इसके अंदर हमारे पास टाइम बेस गिवन है कि 6 मिली सेकेंड्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर आ रहे हैं। सो 4.5 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो गिव और टेक हमारे पास 27 मिली सेकेंड्स आ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्लीज टेल मी गाइस, ये क्लियर है या नहीं है? एक मिनट में आप लोगों के थोड़े से पूछना चाह रहा था। यस क्लियर है या नहीं है? द मीटिंग इज ओके ओके। यस क्लियर है या नहीं है? प्लीज बता दो यस हाँ या ना। ओके दैट्स गुड। वापस से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है ये वाला एक सवाल है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मिटा हुआ आ रहा है, तो हम लोग इस जैसा सवाल आगे जाके आ जाएगा, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, मैं आगे जा रहा हूं। द फॉलोइंग इज, एक मिनट मुझे देखने दो कि ये वाला क्वेश्चन कटा नहीं, बिल्कुल सही है, ये वाला बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है यार, इससे दिमाग बहुत तेज होगा। द फॉलोइंग ट्रेस इज सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, the setting of the time base is then changed from 10 milliseconds per centimeter to 20 milliseconds per centimeter। अच्छा, इसने क्या किया है कि ऑन द फ्लाई इसने टाइम बेस को चेंज किया। ओके अब जरा सुनो इधर देखो, सबसे पहले अभी करंटली ये वाला जो ग्राफ है ये वो वाला है जब हमारे पास टाइम बेस 10 मिलीसेकंड्स पर सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक 10 मिलीसेकंड्स के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास जो पूरी वेव कंप्लीट हो रही है वो हो रही है 10 20 30 40 मिलीसेकंड्स। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है 40 मिलीसेकंड्स। खैर ये तो जो भी है। अच्छा फिर मुझे कहता है कि इसने क्या किया, द सेटिंग ऑफ द टाइम बेस इज देन चेंज फ्रॉम 10 मिलीसेकंड्स टू 20 मिलीसेकंड्स। अब जरा सुनो, हमेशा याद रखो कि अगर आप टाइम बेस की सेटिंग को बढ़ाओगे, एक नॉब होगा जिसको आप घुमाओगे, अगर आपने 20 पे लेके जाओगे, 10 से 20 पे लेके जाओगे, तो हमेशा याद रखो कि आपके पास जो सिग्नल होगा ना, जो नजर आ रहा होगा आपको, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगा। यानी अभी मेरा कहने का मतलब यह है कि एक वेव मेरे पास कंप्लीट हो रही है 4 ब्लॉक्स के अंदर, देख सकते हो 1 2 3 4 ब्लॉक्स के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं इसको डबल करूंगा टाइम बेस को, तो मेरे पास एक वेव जो कंप्लीट होगी वो 2 ब्लॉक्स के अंदर कंप्लीट होगी। यानी अगर मैं चाहूं तो इधर एक प्लॉट भी कर सकता हूं इसका 20 मिलीसेकंड्स पर। और एक और चीज है कि हमारे पास जो वाई सेंसिटिविटी है वो अनऑल्टर्ड है। वाई सेंसिटिविटी का मतलब होता है वर्टिकल चेंज अनऑल्टर्ड है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो रही है 4 ब्लॉक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली, तो अभी हमारे पास जब हम इसको 20 मिली सेकेंड्स पे लेकर जा रहे हैं यानी डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी एक वेव जो कंप्लीट होगी वो 2 ब्लॉक्स के अंदर कंप्लीट होगी। सो इसका शेप कुछ इस तरीके से आना चाहिए हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास आना चाहिए। ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, बट लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग सिमिलर इन द आंसर्स ओवर हियर।
Oh well, let's look at this thing. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाई सेंसिटिविटी में चेंजेस किए हैं। ये भी नहीं हो सकता, वाई सेंसिटिविटी तो सेम है, लेकिन इसने फिर वो शो किया है कि हमारे पास टाइम बेस जो है वो 5 मिली सेकेंड्स में ले गए। सी इज द बेस्ट आंसर बिकॉज सी रिप्रेजेंट समथिंग दैट वी हैव डन इन द ग्राफ एज वेल। ये भी हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, 6th क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ एन एमीटर वैरीज विद द करंट पासिंग थ्रू द एमीटर एज शोन इन द ग्राफ। ओके, व्हिच डायग्राम कुड रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ द स्केल ऑफ दिस मीटर? ओके, लेट्स सी। सबसे पहली चीज है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जैसे करंट है, लेट्स सपोज कि ये 1 है, फिर ये 2 आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है, फिर ये 4 आ रहा है। मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये, और इनफैक्ट 8 और फिर 9 भी कर लेते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट हाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ द एमीटर नीडल वैरीज। ये चीज हम लोग जो है, ये सिंपल आपका जो है आईक्यू टेस्ट चल रहा है। इधर इधर तक गए, मेरे पास डिफ्लेक्शन यहाँ पे ये आ रही है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए तो हमारे पास डिफ्लेक्शन ये आ रही है, उसके बाद हम लोग इधर गए तो हमारे पास थोड़ी सी डिफ्लेक्शन कम हुई, फिर हम लोग इधर गए तो हमारे पास डिफ्लेक्शन और कम हुई। एंड यू कैन सी दैट द डिफ्लेक्शन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड। एक अंदाजे से भी देख सकते हो कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो छोटी छोटी होती जा रही है, यानी बड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, और फिर थोड़ी और छोटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा, व्हाट कुड which diagram could represent the appearance of the scale of this meter? So it is going to be, मतलब शुरू में दूर होंगे और फिर बाद में क्लोज होंगे, तो ए आंसर इसमें बनेगा। प्लीज गो ओवर दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम। मैं चाह रहा हूं कि आप एक दफा खुद भी इसको समझने की कोशिश करो कि मैंने किस तरीके से किया है। सो दिस इज द बेस्ट आंसर दैट वी कैन कम अप विथ। So this is done. You can even go further, और आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफ्लेक्शन और कम होती जा रही है। We can see that। एक रफ आइडिया मैंने लिया है इधर, मतलब आप ये बैठ के पेपर के अंदर भी ये कर सकते हो। यू कैन सी दैट द डिफ्लेक्शन इज एक्चुअली, मतलब जो हमारे पास पिछली वैल्यू से डिफ्लेक्शन है वो छोटी छोटी होती जा रही है। खैर, ये मैंने आपको करा दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, व्हेन अ 12 वोल्ट 50 hertz supply is connected to the wire terminals of an oscilloscope, the trace in the diagram is obtained। अब मैं दोबारा एक बार आपको बता रहा हूं कि भाई जो टाइम बेस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली आता है इस तरीके से, और जो आपके पास वाई सेंसिटिविटी होती है, आप ओ लेवल्स में करके आए हो, वो हमेशा वर्टिकल चलती है। ठीक है, ये हमारे पास है। मुझे बोलता है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द टाइम बेस्ड कंट्रोल। इट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइम बेस्ड कंट्रोल। हमारे पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि 50 हर्ट्ज को हम लोग टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 0.02 सेकेंड्स आ रहा है, या मैं इसको कह सकता हूं कि ये हमारे पास तकरीबन 20 मिली सेकेंड्स के बराबर है। ठीक है, ये 20 मिली सेकेंड्स के बराबर है। यू कैन डू दिस मैथमेटिक्स के, ये कंफर्म करके मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है कि 0.02 सेकेंड्स इज 20 मिली सेकेंड, हाँ या ना? खुद करके मुझे बताओ, है है या नहीं है? बिल्कुल है, हो गया 20 मिली सेकेंड्स। ओके, अब जरा इधर देखो, फिर इसका मतलब है कि इस पूरे का जो टाइम पीरियड है, इस पूरे सिग्नल का टाइम पीरियड वो 20 मिली सेकेंड्स है। तो यहां से लेकर यहां तक एक वेव कंप्लीट हुई, यानी एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं। 8 ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास बेसिकली हुआ क्या कि 20 मिली सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स 8 सेंटीमीटर्स। तो हमें टाइम बेस निकालना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा, मैं एक बार फिर से चेक करना चाह रहा, हाँ बिल्कुल सही किया है। तो दोबारा से देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 50 किया, जस्ट मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। 1 ओवर 50 किया, और फिर इसको रेज टू पावर -1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है, क्या किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 50 किया, तो दैट इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड्स इज 20 मिली सेकंड्स। 20 मिली सेकंड्स में 8 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। तो व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द टाइम बेस्ड कंट्रोल? तो टाइम बेस्ड कंट्रोल हमारे पास हो जाएगा, अगर ये किया तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर में। अगर मैंने इसको 1 सेंटीमीटर किया तो ये कितना आ जाएगा? सो लेट्स जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाय 8, एंड दिस गिव्स मी 2.5 मिली सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये आंसर बी बन रहा है। सो दिस x इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2.5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। ये भी हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व। ठीक है,
ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये भी करने थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक और सवाल आ गया इसी जैसा। हमारे पास ये कह रहा है the diagram shows two pulses on the screen of a cathode ray oscilloscope. Okay, two pulses हैं. A grid of 1 centimeter squares represents the screen. We have already discussed कि squares का क्या मतलब होता है. The time base setting is 1 microseconds per centimeter. How long does each pulse last? So let's see. Counting कर लेते हैं हमारे पास. How long does each pulse last? How long does, actually the diagram shows two pulses on the screen. This the time base setting is 1 microsecond. So how long does each pulse last? मुझे कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? Anyone? इसका आंसर क्या होगा? जी बेटे, Anyone? मुझे वो जी क्या आंसर आ रहा है आपका? इधर देखो, एक पल्स का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है यहां से लेकर यहां तक। एक छोटा सा ब्लॉक हमारे पास 1 माइक्रोसेकंड्स के बराबर है, तो ये भी 1 माइक्रोसेकंड्स है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिलाकर 2 माइक्रोसेकंड्स होंगे, तो ए आंसर बनेगा इसमें। सिंपल एज दैट, दैट इज इट। और क्या करना था इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, the cathode ray oscilloscope shows the waveform produced by an electronic circuit. The CRO time base is set at 10 milliseconds per division. What is the period of the signal shown? मुझे आप लोग करके दो यार, ये कितना आ रहा है? जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर। मुझे माइक खोल के बताओगे, वैसे मैं देख नहीं सकता, सॉरी, आई एम नॉट ऑन अ पीसी। सी आ रहा है, कंफर्म करें। इधर देखते हैं, 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन इसका टाइम बेस है, तो 10 10 10 10 40, बिल्कुल सही बोला आपने, ये भी हो गया। अच्छा, फिर ये वाला एक सवाल आया है, the Y input terminals of a cathode ray oscilloscopes are connected to a supply of peak value 5 volts and of frequency 50 hertz. Be careful. The time base is set at 10 milliseconds per division and the Y gain at 5 volt per division. अच्छा, यानी इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे बोलता है which trace is obtained. हमारे पास जो ट्रेस में पहले मैं इसमें देखना चाह रहा हूं कि पीक वैल्यू है इसकी 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है 5 वोल्ट्स पर डिवीजन हमारे पास, यानी बोल रहा है कि ये जो पर डिवीजन है, ये एक डिवीजन 5 वोल्ट्स के बराबर है, और मेरे पास सिग्नल भी लकीली 5 वोल्ट्स का है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ब्लॉक से बड़ा सिग्नल आ रहा है। ये वाला भी नहीं हो सकता है, एक ब्लॉक से बड़ा सिग्नल आ रहा है। ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास जो है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, वो है 50 हर्ट्ज। सो लेट्स सी कि 50 हर्ट्ज कितने पे आता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 50 अगर आप करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 20 मिली सेकेंड्स। 20 मिली सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड आ रहा है सिग्नल का। अगर ये हमारे पास आ रहा है तो बेटे यार एक काम करो उमर, जो लोग अजीब गरीब नाम लिखकर आ रहे हैं ना, उनको हटा दो प्लीज। मुझे आई डोंट वांट क्लाउन्स ओवर हियर। उमर हटा दो उनको, जो ठीक है। ये फिर आया एक, इसको हटाओ। ये जो मुझे क्लाउन्स है ना, इनको हटा दो इसमें से, स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दो इसको। खैर ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, 20, अब जरा सुनो, 20 मिली सेकेंड्स आ गया। अब जरा इधर देखो, द टाइम बेस इज सेट एट 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। मैं पता नहीं कहां पे था। अच्छा, 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन है टाइम बेस, ओके। तो इसका मतलब है कि 20 मिली सेकेंड्स का सिग्नल जो है वो हमारे पास आना चाहिए 2 ब्लॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो 2 ब्लॉक्स, इसके अंदर तो एक में ही हमारे पास पूरा सिग्नल आ गया, इसके अंदर हमारे पास 2 ब्लॉक्स में आ रहा है, तो डी आंसर होना चाहिए इसका। सही है, हो गया। Let's move on to question number 11. This is a slightly tricky question to handle. Let's do this question. An oscilloscope display consists of two separate traces, a waveform and a long horizontal line. Okay. हमारे पास एक वेव फॉर्म इधर चल रहा है, ये वाला आपके पास एक वेव फॉर्म चल रहा है, फिर ये एक वेव फॉर्म चल रहा है, एंड सो ऑन। दीज आर द वेव फॉर्म। और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन चल रही है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो हमारे पास सिग्नल इसमें चल रहे हैं एक साथ, ठीक है। मुझे बोलता है द हॉरिजॉन्टल लाइन में बी टेकन एज द जीरो लेवल,
The grid on the screen is calibrated in centimeter squares. Okay, once again वो जो है हमारे पास standard है. The time base setting is this. Okay, so this is the time base over here. Let's just mark this as the time base. And the Y sensitivity is 5 millivolts per centimeter. इसका मतलब है कि vertical एक block जो है वो 5 millivolts के बराबर है और horizontal 2.5 milliseconds के बराबर है. मुझे बोलता है कि what are the period and the peak positive voltage of the waveform in the diagram. अच्छा, waveform का हमसे पूछा है, तो waveform की पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. जरा इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक एक वेव आई, फिर यहां से लेकर यहां तक दो. इनफैक्ट मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास परफेक्टली यहीं पे फिट हो रहे हैं सारी की सारी चीजें. उसके बाद फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा. तो यहां से लेकर यहां तक काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग. जरा इधर देखो, इसमें हमारे पास दो वेव्स कंप्लीट हो रही है, टू कंप्लीट वेव फॉर्म्स आ रहे हैं. सो इसका मतलब है कि टू टाइम पीरियड्स आर बीइंग फिक्स्ड इन टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 सेंटीमीटर्स के अंदर आ रहा है. तो इसका मतलब है कि टू टाइम पीरियड शुड बी इन 8 into 2.5 milliseconds. तो यार एक मिनट कैलकुलेटर में डालें तो ये हो जाएगा 8 multiplied by 2.5 किया तो ये आ जाएगा 20 milliseconds. तो 2t is equal to 20 milliseconds. तो वन टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू 10 milliseconds. तो टाइम पीरियड तो हमें पता चल गया कि 10 milliseconds है. अब इसने मुझे बोला है पीक पॉजिटिव वोल्टेज. ओके, अब जरा इसको भी देखते हैं कि पीक पॉजिटिव वोल्टेज किस तरीके से निकालेंगे. सबसे पहले मेरे को इसने एक बात बोली थी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जीरो पोजीशन है. अगर ये जीरो पोजीशन है तो एक हम लोग एक एस्टिमेशन लेंगे कि यार इसके अंदर एक ये वाला आ रहा है, फिर एक पूरा ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, यानी तकरीबन अगर देखा जाए तो गिव और टेक 3 ब्लॉक्स हमारे पास, 3 बल्कि एक मिनट दोबारा से काउंटिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है. तो 3 ब्लॉक्स का पहले निकाल लेते हैं कि उसका हमारे पास कितना आता है. सो लेट्स सी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे इधर से अगर देखें तो 3 5 15 हमारे पास मिली वोल्ट्स तो ऐसे ही आ रहे हैं. लेकिन हमें पता है कि थोड़ा सा ऊपर भी है इससे. तो थोड़ा सा ऊपर का मतलब होगा कि 15 मिली वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर का कहने का मतलब होगा कि ये 17 हमारे पास होगा. सो सी शुड बी द आंसर. That is it. This is a question. Please look over it. मैं जब तक एक सिप लेना चाह रहा हूं चाय का. हो गया. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर. ये वाला क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थोड़ा सा जो है कटा हुआ है, तो ये वाला मैं नहीं करा सकता. इसमें तो इनफैक्ट क्वेश्चन था भी नहीं. ये वाला हम लोग जरूर कर सकते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग मुझे करके दोगे. अपने पास रजिस्टर निकालो और ये करके दिखाओ ये वाला सवाल सॉल्व. मुझे इसका जवाब बताओ क्या आना चाहिए. द डायग्राम शोज एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन डिस्प्लेइंग टू सिग्नल्स. एक x है और एक y है. सिग्नल x has a frequency of 50 hertz and peak voltage of 12 volts. एक चीज नोटिस करो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम चल रही है. यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये भी यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और ये भी यहाँ पर आके एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. तो एक चीज तो सेम है कि इनका टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली सेम होगा. अब इसमें जो है मुझे आप लोग करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस. लेट्स सी. इसका जो टाइम पीरियड मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 20 मिली सेकेंड्स आ रहा है टाइम पीरियड. पीक वोल्टेज कितना आ रहा है? What is the period and the peak voltage of signal Y? पीक वोल्टेज कितना आ रहा है बताओ. यस, बिल्कुल सही आ रहा है 4. A is the right answer. A is the correct answer. Anyways, अब आया सवाल थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि ये आप लैब में भी यूज करोगे. तो लैब का ये थोड़ा सा मटेरियल हमारे पास बन रहा है तो इसको भी हम लोग टैकल आउट कर लेते हैं अभी राइट नाउ. अब सबसे पहली चीज है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं. मेरा जो अपना तरीका है वो ये है कि भाई माइक्रोमीटर तो हमेशा मिलीमीटर्स में होता है तो उसका तो कोई मसला नहीं है. वर्नियर स्केल हमेशा कभी कभार सेंटीमीटर्स में भी गिवन होता है तो उसको पहले मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया करो, आसान होता है करना. अच्छा जरा सुनो इधर देखो. सबसे पहले पहली रीडिंग, इसको कैसे रीड करते हैं वो जरा सीख लो. हमारे पास सबसे पहले 0 है, फिर 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर
1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2.5 हुआ और फिर 3 हुआ। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास अभी फिलहाल जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 3.00 मिलीमीटर्स। ये आ रही है हमारे पास, ये तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई। फिर उसके बाद स्लीव रीडिंग हमें देखनी है। तो स्लीव रीडिंग जरा देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी। ये आप जब रीड करोगे तो 0 पॉइंट से के बाद वैल्यू जो आती है वो बताओगे मुझे। बताओ कितनी आ रही है ये वाली रीडिंग, सिर्फ मुझे नंबर बता दो कितना आएगा ये। 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रीडिंग आएगी मेरे पास 0.009 आएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर प्लस करेंगे तो 0.009 आ जाएगी। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फाइनल रीडिंग आएगी वो 3.09 आएगी मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स भी हमने लिख दिया इधर। ये आ गए हमारे पास। दोबारा देखो, दोबारा देखो इसको, दोबारा देखो। इसके अंदर पहले मेन स्केल जो है ना, ये वाला जो आपको स्केल नजर आ रहा है ना, ये मेन स्केल है मेरे पास, ये बिल्कुल मेन स्केल है। अब इसके अंदर काउंटिंग किस तरीके से करते हैं जरा देखो। ऊपर वाला ये 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। लेकिन अगर नीचे वाला होगा तो हमारे पास 0.5 होता जाएगा, यानी 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। अब अगर ये 3 तक ही रीड कर रहा है तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग को आप लिखोगे 3.00, 3 पॉइंट सॉरी 3.00 मिलीमीटर्स। पहले आपने रीडिंग ले ली। उसके बाद फिर देखोगे कि ये वाली जो लाइन जा रही है, डेटम लाइन इसको कहते हैं, ये डेटम लाइन स्लीव पर किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है? वो हमारे पास इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये रीडिंग हमारे पास आ रही है 0.009, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा मिलीमीटर्स में दोनों लेकिन डेसिमल के बाद ली जाती है। सो फाइनली हमारे पास जो रीडिंग आएगी इन दोनों को ऐड अप करके आएगी, तो ये आ जाएगी 3.09। ये भी हो गया हमारे पास मिलीमीटर्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल तो नहीं है, क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जरा देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से रीड करेंगे। पहला 0, एक मिनट में रेड कलर यूज करूं, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अच्छा, 3.5 तक मेन स्केल रीडिंग आ रही है, जो नजर आ रहा है हम लोग सिर्फ वही बताएंगे। सो 3.50 मेन स्केल हो गई हमारे पास, इसको मैं लिख रहा हूं मेन स्केल। याद हो तो पहुंच गए। फिर उसके बाद जरा मुझे बताओ कि स्लीव रीडिंग कितनी आ रही है। स्लीव रीडिंग जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.06 आ रही है। तो इसका बेटे, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 3.56, 3.56 मिलीमीटर इसका रीडिंग आएगी हमारे पास। जी बेटे आप बोलो। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब आया ये वाला सवाल। अब ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम भी नजर आ रहा है। अब इसको करने के लिए जो है ना, मैं आपको करा देता हूं, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं। ये मैं आपको जो है ना लिटरली जब आपकी लैब्स होंगी ना तब मैं आपको ये ज्यादा बेटर सिखा सकूंगा वर्नियर स्केल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायग्राम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जो कि मुझे नजर भी आ रहा है। लेकिन स्टिल लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस। अब जरा इसमें देखो। जी बेटे। हाँ वो नहीं हो रहा ना, कोइंसाइड नहीं हो रहा। तो वही मैं बता रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। इसके अंदर नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं एक जुगाड़ तरीके से कर रहा हूँ, इसको देख लो। लेकिन मैं एक तरीका बता दूंगा तो एटलीस्ट जो है आप फर्दर फ्यूचर में कर सकोगे, जब लैब होगी तो मैं उसमें करा दूंगा ये वाला चीज। खैर नेवरदलेस, हाउ डू वी रीड दिस? सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये वाला जो छोटा वाला स्केल होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। सही है, ये वर्नियर स्केल होता है हमारे पास। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो होता है ना, ये हमारे पास पूरा बराबर होता है 1 मिलीमीटर के बराबर, ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब जरा सुनो, उसके बाद हमारे पास क्या करना है कि फिर आपके पास ये मेन स्केल चल रही होगी। नॉर्मली सेंटीमीटर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर्स में भी है। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल क्या है कि जितने भी हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स वगैरह आ रहे हैं ना, वो सारे डिजिटल हो रहे हैं। यानी इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ रही होती है आपको, डायरेक्ट चीज को फंसाना है, वो डायरेक्ट रीडिंग दे देगा आपको। लेकिन अभी क्या करें, अभी सवाल है तो करना तो पड़ेगा। खैर, इधर जरा देखो कि मेरे पास यहां पर ये जो 0 है ये किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इधर कहीं पे कर रहा है, तो हम लोग रीड करेंगे, इसमें देखते हैं।
ये हो जाएगा 750 है और ये 760 है, तो 751, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 के बीच में। तो हम लोग जो है हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो 756 मैंने मिलीमीटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 756 मिलीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग। ये मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जाना है वर्नियर स्केल पे। अब वर्नियर स्केल का हिसाब ये होता है कि अब आपको देखना है कि हमारे पास कौन सी रीडिंग, ये वाला जो है, जो पॉइंटर्स आपके पास जो मार्कर्स नजर आ रहे हैं, ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। ऊपर वाला किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो लेट्स सी। इधर तो कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं कर रहा, इधर भी नहीं कर रहा, इनफैक्ट लिटरली इधर भी नहीं कर रहा, इधर थोड़ा थोड़ा चांसेस लग रहा है और इधर मेरे पास चांसेस लग रहा है। सो टेक्निकली यही दो पॉसिबल मेरे पास हैं। तो मैं एक काम करता हूं, आई जस्ट गो विद दिस वन ओवर हियर। वैसे जो टेक्निकली जो आप रियल वर्ल्ड में करते हो तो बहुत क्लियर आता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो जरा इधर देखो, मेरे पास ये जो रीडिंग आ रही होगी, ये आ रही होगी 5, 6, 7, 8, यानी ये 8 तक हम लोग हमारे पास आ रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पूरे 10 यूनिट मिलाकर 1 मिलीमीटर के बराबर बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आ रही है वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आ रही होगी 0.8 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर। यानी जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा, जो फाइनल इसमें आप आंसर लिखोगे, वो इन दोनों को ऐड अप करके लिखोगे, तो 756 मिलीमीटर के साथ आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। और या तो हमारे पास 756.7 मिलीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट कर रहा था तो। खैर ये जो है ना, लैब में हम लोग जब करेंगे तो आई टेल यू दिस थिंग, टीच यू दिस थिंग। ये क्वेश्चन है, वर्कशीट है, तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास, पुराने पेपर्स हैं बट स्टिल वेरी मच रेलेवेंट। अब जरा इधर आ जाओ, ये मुझे कह रहा है which of the following pairs of units are both SI base units? Okay, SI base units, units का मतलब है कि यूनिट होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इधर देखते हैं, सबसे पहला एम्पियर इज डेफिनेटली एन एसआई बेस यूनिट, तो ये तो है। डिग्री सेल्सियस का तो कहीं जिक्र ही नहीं आता, इसकी जगह पे केल्विन आता है, तो ये भी हट गया। फिर हमारे पास बी वाले में देखो तो ये भी है और केल्विन भी है, ओ माय गॉड, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बी हो गया इसमें, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वो है मैथमेटिकल है। इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा सा पेन को पतला कर दिया। विच फॉर्मूला कुड बी करेक्ट फॉर द स्पीड v ऑफ ओशन वेव्स इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी रो ऑफ सी वाटर, the acceleration of free fall g and depth h of the ocean and the wave. Now, which formula could be correct for the speed v of ocean in terms of the density, the acceleration and the depth h of the ocean and the wavelength? Okay, so let's see. इसके अंदर अगर आपको करना है तो आप सिर्फ एक होमोजेनिटी का टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट। पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले वाले से स्टार्ट करता हूं तो इस v के यूनिट हमारे पास हमें पता है कि मीटर पर सेकंड होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रूट ऑपरेशन लगा हुआ है, रूट ऑपरेशन के नीचे हमारे पास g और लैम्डा लिखा हुआ है, तो g के यूनिट हमारे पास होते हैं ms-2 होता है, और लैम्डा जो होता है, जो वेवलेंथ होती है, वो हम लोग मीटर्स में ही मेजर करते हैं। सो इवेंचुअली ये हो गया ms-1 शुड बी इक्वल टू रूट ऑपरेशन, अगर हम लोग लगाएंगे तो रूट ऑपरेशन मीटर स्क्वायर s-2 हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ms-1 इज डेफिनेटली इक्वल टू ms-1। ये वाला पहला ही मैच हो गया, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें पहला ही मैच हो गया। तो मुझे आई डोंट थिंक आई नीड टू मूव फॉरवर्ड एनी मोर बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है, प्यारा सवाल है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। द स्टूडेंट मेजर्स द टाइम t for a ball to fall from rest through a vertical distance h, knowing that the equation this applies. Okay, ये एक इक्वेशन है, टेक्निकली ये थी s is equal to ut plus half at square थी। उसने क्या किया कि s की जगह पे h लिखा है और ut को जीरो कर दिया था, जीरो प्लस, वेल ये वाली चीज मैंने अभी आप लोगों को तो कराई नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ दो क्योंकि ये हमारे पास उसका पार्ट है काइनेमेटिक्स का। लेकिन
एटलीस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, एक इक्वेशन है। मैं अभी एस इज इक्वल टू यूटी की बात नहीं करूंगा, वो अगली क्लास में जब हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स तो उसमें बात करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लुक एट दिस थिंग। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट कर रहा है रूट h अगेंस्ट t का ग्राफ कर रहा है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इसमें बना सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। हम एक काम करते हैं, अपनी मर्जी से पूरे पर रूट लगा लेते हैं। अगर मैंने इस पूरे पर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये हो जाएगा रूट h इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 अंडर रूट जी, और मल्टीप्लाइड बाय रूट अगर लगेगा टी स्क्वायर पर तो वो टी ही बचेगा। ये तो हमारे पास टेक्निकली कांस्टेंट बन गया। सो रूट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आई है। इस ग्राफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ये रिलेशनशिप सच है तो ये जो ग्राफ होना चाहिए था आपके पास, ये ग्राफ आपका बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए था, मतलब जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ मसला है। और दूसरा हमारे पास इस ग्राफ में एक चीज और नजर आ रही है कि स्कैटर पॉइंट्स जो है हमारे पास, लाइन ऑफ बेस्ट फिट लेने का मतलब है कि इसमें रैंडम एरर्स भी थे। उस रैंडम एरर को कम करने के लिए इसने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ली है। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि यार ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला आया नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं आ रहा, पहले इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या रीजन हो सकती है। Which of the following is an explanation for the intercept on the t-axis? Air resistance has not been taken into account for larger values of h. Actually ये हो नहीं सकता, बिकॉज ये टेक्निकली अगर ये इक्वेशन यूज भी कर रहा है, ये सिर्फ मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास वैसे भी एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर किया होता है। देयर इज अ कांस्टेंट डिले बिटवीन स्टार्टिंग द टाइमर एंड रिलीजिंग द बॉल। ये डिले नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डिले इधर भी आएगा, 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 ये डिले भी इधर आएगा। ये हमारे पास टेक्निकली आ गया सिस्टमैटिक एरर। ये हमारे पास आ गया कौन सा? सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर है लाजमी। ये पहला वाला, ये बी वाला तो मुझे लग रहा है कि सही है। आगे भी देख लेते हैं। There is an error in the timer that consistently makes it run fast. अगर फास्ट भी रन करेगा तब भी सेंटर से तो लाइन जाएगी जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। The student should have plotted h against, ये टेक्निकली t स्क्वायर लिखा हुआ था, h against t स्क्वायर। वेल, आपकी मर्जी है, आप इधर h अगेंस्ट t स्क्वायर भी प्लॉट करोगे तब भी स्ट्रेट लाइन जाएगी मैथमेटिकली, और अगर आपने मैथमेटिकली इसको भी प्लॉट किया तो वो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी सेंटर से। तो इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, तो ये तो गलत है। So इसका मतलब है कि we safely can say that B is the right answer. Next question 18 deals with the uncertainty. अब इधर हमारे पास ये कह रहा है, ये कह रहा है the power loss in a resistor is calculated using the formula P is equal to V square over R. Okay, that's good. The uncertainty in the potential difference V is 3%. And the uncertainty in the resistance is 2%. Okay, सारी uncertainties की percentage given है। What is the uncertainty in P in percentage हमसे पूछ रहा है कि what is the percentage uncertainty in P? Okay, so let's find out. सबसे पहली चीज है कि यार आप इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहां पर हमारे पास क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती है तो मैंने आप लोगों को ये बात क्लास में भी सिखाई थी कि खुदा के वास्ते डायरेक्ट कभी भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड अप नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो कर सकते हैं, हम हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ खेलते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इधर ऐड अप हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई पावर लगी हुई होगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यार इसका कहने का मतलब है एट द एंड ऑफ इट ऑल, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी should be equal to 2 times the percentage uncertainty in V plus percentage uncertainty in R. तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय V में कितनी आ रही है? 3, और 3 प्लस फिर हमारे पास कितनी आ रही है? 2 to 2 3 6 7 8% हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। Convince yourself this is true. सही है गाइस? कोई तो बोले हाँ। ठीक है, ओके। The prefix centi
indicates 10 raised to power minus 2. That is 1 centimeter is equal to 1 into 10 raised to power minus 2. Which line in the table correctly indicates the prefix micro, nano and pico? कौन सा होना चाहिए भाई? ये तो आप लोग बताओगे, बच्चों वाला सवाल है, पूरा टेबल याद करवाया था। पीको कितना होता है? पीको कितना होता है? -12 होता है। ये पीको हो जाएगा हमारे पास। ये 10 रेज़ टू पावर -9 नैनो होता है हमारे पास, और 10 रेज़ टू पावर -6 हमारे पास माइक्रो होता है। तो इसका मतलब है कि सी आंसर होना चाहिए स्ट्रेट अवे। ये भी हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आ गया 20। A student carries out a series of determinations of the acceleration of free fall g. The table shows the result. Okay, acceleration of free fall, एक स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है चांद पे तो बैठा हुआ नहीं होगा, वो तो अर्थ पे ही होगा। वैल्यू जो जी की आनी चाहिए थी वो तकरीबन 9.81 आनी चाहिए थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब है कि एक्यूरेसी तो इधर घंटा नहीं है, एक्यूरेसी तो नहीं है इधर, ये तो आप देख सकते हो इसमें। खैर, what can be said about this experiment? It is accurate, ओ भाई, क्या हो गया? It is accurate, ओ भाई। It is not accurate, yes। प्रिसिशन है, सारी वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज चल रही हैं, तो प्रिसाइज तो है, तो प्रिसिशन है, तो इसका मतलब है but is precise D. Yes, definitely this value is precise because the values are close to each other, but the problem is that they are not accurate because जो actual value है 9.81 उससे बहुत दूर है भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। कोई सिस्टमैटिक एरर होगा, कोई ब्लंडर होगा जो कर रहा होगा, ये सही है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन आया, इस जैसा तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी कराया था। The quantity x is measured many times. Okay, उसने बहुत बार उसने मेजर किया उसको। A graph is plotted showing the number n of times a particular value of x is obtained. X has a true value x naught. Okay, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की जो true values हैं वो ये रही। These are the true values. Which graph could be obtained if the measurement of x has a large systematic error? Systematic error होगा तो याद रखो कि वो ट्रू वैल्यू से दूर होने चाहिए रिजल्ट। वो ट्रू वैल्यू से जो दूर रिजल्ट आ रहे हैं, एक सी में नजर आ रहा है और एक डी में नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, मतलब दूर होगा उससे। फिर ये कह रहा है हैज अ लार्ज सिस्टमैटिक एरर बट अ स्मॉल रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब है कि अनसर्टेनिटी है, इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, छोटी अनसर्टेनिटी है, तो वैल्यूज आपस में क्लोज होनी चाहिए, तो वो सी में है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज जो हमारे पास है क्लोज है, इसमें वैल्यूज जो है रैंडमली स्कैटर्ड है, ज्यादा स्कैटरिंग है, इसमें कम स्कैटरिंग है, तो सी आंसर होना चाहिए इसमें। कैसा? आगे चलते हैं, टारगेट अभी कंप्लीट होने वाला है। Which of the following is a scalar quantity? Oh my god, एक्सेलरेशन डेफिनेटली वेक्टर है, मास स्केलर है, मोमेंटम आपके पास वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो बी सिलेक्ट करेंगे इसमें। सिंपल एज दैट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इतना इसने लिखा यूनिट ऑफ वर्क द जूल मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ a force of 1 Newton is moved a distance 1 meter in the direction of the force. Express the joule in terms of base units. यार ये 1000 दफा मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, तो टेक्निक जूल्स को हम लोग खोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस में। तो फोर्स हमारे पास होता है किलोग्राम ms-2 के बराबर, और डिस्टेंस हमारे पास मीटर्स के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम m² s-2। ये स्ट्रेट अवे बी आंसर आ जाएगा। फिर ये कहता है which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated? Okay, systematic error. Adjusting an emitter to remove its zero error. जीरो एरर तो होता ही सिस्टमैटिक एरर है, तो इधर ही हमारे पास सिस्टमैटिक एरर को कम कर रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरे भी पढ़ने जरूरी है। ए लेवल्स में आप कभी भी दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लिया करो, जो बेटर होगा वो सिलेक्ट करा करो। लेट्स सी, measuring several internodal distances on a standing wave। standing wave आपने अभी किया नहीं है, आगे सिलेबस में आएगा। to find the mean। mean का मतलब ये है कि याद रखो कि जब भी आप एवरेजिंग करते हो तो एवरेजिंग से कभी भी आप सिस्टमैटिक एरर को रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो रैंडम एरर्स होते हैं उनको कम करते हो, तो ये तो हर घंटा नहीं हो सकता।
सी कहता है measuring the diameter of the wire repeatedly and calculating the average. once again ये भी नहीं हो सकता. टाइमिंग a large number of oscillations to find the period, ये भी नहीं हो सकता. तो जाहिर सी बात है यही होगा where we are talking about the systematic error. ये भी हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25. नाउ दिस इज समथिंग that is of very prime importance. A student makes measurements from which she calculates the speed of sound as this. Okay, इसकी calculation की यार ये value आ गई. Okay, so no big deal. She estimates that her result is accurate to plus minus 3%. Okay. पहला काम हम लोग ये करते हैं, मुझे बोलता है कि which of the following gives a result expressed to the appropriate number of significant figures. यानी मुझे इस वैल्यू को दोबारा कोट करनी है with the appropriate number of significant figures. यानी आप एक काम करो, परसेंटेज अनसर्टनिटी आपके पास गिवन है इस वैल्यू के अंदर. आप पहले एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी निकालो, निकाल के बताओ कितनी आ रही है. सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी मुझे बताओ कितनी आ रही है, कितनी आ रही है ये बेटे. वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं. 9 पॉइंट क्या वन सिग्निफिकेंट फिगर में कितनी हो जाएगी? अगर आप निकालोगे 10 हो जाएगी बिल्कुल. तो इसका मतलब है कि मैं दोबारा दिखा भी देता हूं. ABS जो इसके अंदर आएगी वो आएगी 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 327.66 मीटर पर सेकेंड. और ये वैल्यू तकरीबन हमारे पास जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर पे 10 आ रही है, प्लस माइनस 10. ओके, अब अगर ये प्लस माइनस 10 आ रही है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू है, हाँ या नहीं? कोई डेसिमल नजर आ रहा है इसमें पॉइंट? नहीं आ रहा. तो इसका मतलब है कि यहां पर भी डेसिमल वैल्यूज गई, ये तो वैसे ही चली गई. और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको सामने रखूं तो 327.66 लिखा हुआ है और मेरे पास ये आ रहा है 10 प्लस माइनस. तो बेसिकली ये तो वैसे ही चले गए, ये वैसे ही चले गए. अब जरा इधर देखो, इसके हिसाब से ये जो 7 है ये भी हमारे लिए यूजलेस हो गया, लेकिन ये इसको कन्वर्ट करके जाएगा, यानी इसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू सिग्निफिकेंट फिगर पे. तो ये फाइनल जो इसकी राउंडिंग ऑफ होगी वो हो जाएगी 330 प्लस माइनस 10 फाइनल आंसर. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 330. ये चीज एक दफा फिर से देख लो, मैंने टेक्निकली इसको रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन आई वुड वांट यू टू गिव इट अ शॉट. आप इसको जल्दी से करो, देख लो इसको. जी बेटे. देखो बेटे मेरे प्यारे बच्चे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे कोट करते हैं. मेरा रूल जो कहता है वो ये कहता है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट निकालो, एब्सोल्यूट को देखते हुए फिर जो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करो. मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं. मैं ए लेवल से, मैं जब से ए लेवल्स में आया तब से मैं ऐसे ही करता आ रहा हूं. मेरे हमेशा आंसर सही आया. सही है. आप इस मेन वैल्यू को छोड़ो, पहले आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालोगे वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, फिर उसके बाद उसको रिजल्ट के सामने रखोगे. जैसे मेरे पास आ रहा था ना 327.66 मीटर पर सेकंड आया, मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर पर 10 निकाली. अब इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये डेसिमल वैल्यूज भी गई. और ये एक मिनट, ये 327 है, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि यार ये 2 डिजिट्स खा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक डिजिट यूजलेस हो गया. इसको मैं फिलहाल राउंड ऑफ कर रहा हूं इधर, ताकि मेरे पास जो है वो एक डिजिट पे इन्फ्लुएंस डाले. तो ये हो जाएगा 330 प्लस माइनस 10. सीख लो आप इसको. अगर ये सपोज करो कि मेरे पास ये आ रहा होता, लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, 327.66 मीटर पर सेकंड, एंड लेट्स सपोज प्लस माइनस 1 आ रहा होता. 1 को इधर रखते, ये दोनों चले जाते, तो मेरे पास फाइनल आंसर आता 327 प्लस माइनस 1. इसमें फिर ये वाला भी रह जाता मेरे पास. देख लो, सीख लो. समझ गए? इज दिस क्लियर? ठीक है. खैर, ये एक मेरा तरीका है, ये अगर आप फॉलो करोगे बाय ट्रू एंड ट्राई. वो कहावत है कि अगर सक्सेसफुल पीपल की चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे. बस बिलीव करो, अंधा ट्रस्ट करो, फॉलो करो. जो मैंने कराया करा दिया, वो फॉलो करो, बस हो जाएगा आपका, ये पक्का होगा. खैर, मेहनत तो करनी पड़ेगी. A steel rule can be read to the nearest millimeter. Okay, बड़ी बात है. It is used to measure the length of a bar whose true length is 895. Okay, millimeters है.
repeated measurements give the following readings. Okay, अब इसमें बोला are the readings accurate and precise to within 1 millimeter. by accuracy तो तेल लेने चली गई है इसके अंदर, वो आप देख सकते हो कि हमारे पास इससे काफी दूर है वैल्यू, तो ये तो एक्यूरेसी तो हमारे पास नहीं आ रही, ये तो नो होनी चाहिए. रिजल्ट्स आर एक्यूरेट विद इन 1 मिलीमीटर, एक्चुअली 1 से ज्यादा ही है, तो ये तो नो होगी इसमें. फिर बोलता है रिजल्ट्स आर प्रिसाइज टू विद इन 1 मिलीमीटर. लेट्स सी, इसके अंदर हर जगह पे सिर्फ 1 मिलीमीटर का ही छोटा छोटा डिफरेंस आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, तो यस ये होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए इसके अंदर. ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हमने देख लिया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टारगेट रहता है, अगर बस इधर तक पहुंचना है हमें, फिर वी विल एंड द क्लास बिकॉज आई हैव अ फैमिली टू अटेंड टू. ठीक है, बस दुआ करो फटा नहीं हो. अ स्टूडेंट मेजर्स अ करंट एज 0.5 एम्पियर्स. ठीक है, ये बात याद रखना कि मैं एवरी ट्यूसडे, आज क्या ट्यूसडे है ना, तो एवरी ट्यूसडे आपकी ऑनलाइन क्लास लाजमी होगी क्योंकि इसमें कवरेज में अच्छी खासी करवा सकता हूँ. अच्छा, ये कह रहा है स्टूडेंट मेजर्स अ करंट एज 0.5 एम्पियर्स. ओके, which of the following correctly expresses this results. Okay, 0.5 एम्पियर है, मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 50 मिली एम्पियर का मतलब है कि 50 इंटू 10⁻³ अगर मैं इसको ऐसे खोलूं तो ये हो जाएगा, एक स्टेप पीछे के, 3 स्टेप पीछे करेंगे, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही होगी 0.05 एम्पियर्स के बराबर आ रही होगी, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई, ये तो मेगा एम्पियर है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता. ये 500 मेगा एम्पियर है, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा. आप इसको चेक भी कर सकते हो कि 500 मिली एम्पियर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ अगर मुझे इसको -3 को हटाना है तो मैं डेसिमल प्लेस को 3 स्टेप्स पीछे कर सकता हूँ. 3 स्टेप्स पीछे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर्स के बराबर, और ये मैच कर रहा है इसके साथ. ये भी हो गया. फिर ये कह रहा है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is p. ओके, मोमेंटम हमने ओ लेवल्स में किया था, वो mv के बराबर होता है. which quantity has the same base unit as which quantity has the same base unit as this. ओके, सबसे पहली चीज है, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा mv/m और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv² बचा. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, mv², हाफ mv², हाफ को हटा दो, ये किसका यूनिट बन रहा है हमारे पास, ये एनर्जी का यूनिट बनेगा. सही है, इज दैट क्लियर? वैसे आपको पता है हमारे पास ई के का एक फ्यूचर में एक फॉर्मूला आपके पास आएगा जो कि आप एस में भी यूज करोगे, A2 में भी यूज करोगे, वो हमारे पास होगा p²/2m के बराबर होता है, वो ई के का एक फॉर्मूला होता है. तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम. ये आगे जाके आएगा, बहुत जाके आगे जाके आएगा, हो सकता है ये शायद A2 में ही आएगा. हाँ, A2 में आता है, एस में शायद आए या नहीं आए, लेकिन इट्स गुड टू नो दिस फैक्ट. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको वैसे ही बता दिया है. इसमें सिर्फ हाफ मिसिंग था, लेकिन हाफ की हमें जरूरत नहीं है अगर यूनिट निकालना है, तो हमें वो क्वांटिटी निकालनी है. अच्छा, फिर उसके बाद मुझे कहता है अ थर्मोमीटर कैन बी रेड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5 डिग्रीज. This thermometer is used to measure a rise from 40 degrees to 100 degrees Celsius. What is the percentage uncertainty in the measurement of the temperature rise? अब जरा सुनो, ये जो है ना, ये एक चीज है जो कि टेक्निकली ये लैब वर्क में आती है, लेकिन इसको भी जरा समझ लो. अब जरा सुनो, जब भी आप चेंज निकालते हो ना, तो चेंज का मतलब होता है कि दो रीडिंग्स के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो. ऐसा ही होता है, एक रीडिंग ये हो गई और एक रीडिंग ये हो गई. मैं सपोज करो इसको मैं 40 मार्क कर रहा हूं, इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस मार्क कर रहा हूं. अब इसने मुझे बोला है कि हर रीडिंग के अंदर मेरे पास प्लस माइनस 0.5 डिग्रीज का फर्क आ रहा है. 0.5 इधर भी आ रहा है, प्लस माइनस 0.5 भी इधर आ रहा है. मैंने आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से सिखाई थी कि जब हमारे पास क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी, लेकिन परसेंटेजेस में हम लोग नहीं काम करते, शुरू में नहीं करते एटलीस्ट. तो हमारे पास एक चीज हो रही है कि हमारे पास जो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो आएगी 60 ±1 डिग्री सेल्सियस. ये आंसर आएगा आपके पास, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ. फिर मुझे बोलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो. सो 1 / 60 × 100 कर दो, सिंपल एज दैट. सो 1 / 60
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और ये आपके पास आ रहा है 1.666666, तो डी 1.7। प्लीज कन्विंस योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दफा दोबारा देख लो इसको जब तक मैं थोड़ा सा सांस ले लूं। ठीक है, अब ये कह रहा है 30 which pair contains one vector and one scalar quantity। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है। फोर्स क्या है, वेक्टर है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। मोमेंटम वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है। पावर स्केलर है। स्पीड स्केलर है। ये वाला आंसर होगा, बी आंसर हो गया। दोनों चीजें चाहिए थी मुझे। Which of the following could be measured in the same unit as force? Oh my God, यानी इसके अंदर हमें फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम ms-2। अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा, एक एक करके देखना पड़ेगा, और तो मेरे को तो ऐसे तो कोई फॉर्मूला साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करोगे तो हमारे पास करके देख लेते हैं। हाँ, शायद ये मुझे लग रहा है कि ये बन जाए। एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जरा इधर देखो। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसका जो यूनिट होता है एनर्जी का, वो होता है किलोग्राम m²s-2 होता है। अगर मैंने इसको डिस्टेंस से डिवाइड किया तो वाकई में मेरे पास ये बन रहा है किलोग्राम ms-2, तो पहला ही आंसर फिट हो गया इसके अंदर। सही है, ये भी हो गया। फिर ये कहता है द नोटेशन, ये वाला जो सिंबल है माइक्रो का है, is used as an abbreviation for the certain unit of time. What is the name and the value of this unit? कौन सा होगा, माइक्रोसेकंड। सो माइक्रोसेकंड की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶। ए आंसर हो गया। फिर ये वाला सवाल है, व्हाट इज द रीडिंग शोन ऑन दिस मिली एमीटर। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि यार मैं एक छोटे ब्लॉक की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आ रही है 0.4 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2 हुई, 2.4 लिखता जा रहा हूं, 2.4, फिर ये हो जाएगी 2.8, 3.2, अच्छा 3.2 ये रहा, और फिर ये मेरे पास आ रही है 3.6, यानी टेक्निकली 3.2 और 3.6 के बीच में आ रही है। तो 3.2 और 3.6 के जो बीच में अगर ये वैल्यू आ रही है तो कौन सी वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सी सेलेक्ट कर सकते हैं इधर। ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब ये एक और सवाल है 34। In a simple electrical circuit, the current in a resistor is measured as जो भी है milliamperes में। The resistor is marked as having this। अच्छा, इसने क्या किया है कि रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके अंदर परसेंटेज कोड की हुई है, लेकिन इसके अंदर इसने परसेंटेज कोड नहीं की हुई। मैं एक काम करता हूं कि यार इसकी भी परसेंटेज निकाल ही लेता हूं जस्ट इन केस यूटिलाइज हो जाए शायद। 0.05 डिवाइडेड बाय 2.50 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, तो ये 2% आ रही है मेरे पास। इसमें भी 2% आ गई, ये भी मैंने निकाल दी। फिर ये कह रहा है resistor is marked as having a value whatever. If these values were used to calculate the power dissipated in the resistor, what would be the percentage uncertainty in the value obtained? याद करो अपने O level days से कि पावर के फॉर्मूलाज थे P is equal to IV, electrical power is also equal to P is equal to I square R, और एक था P is equal to V square over R। यहां पर हमारे पास करंट गिवन है और रेसिस्टेंस गिवन है, तो ये वाला जाएगा फॉर्मूला। अब सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला के अंदर करंट और रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, लेकिन करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। सो इसका मतलब है total percentage uncertainty in P should be equal to 2 times the percentage uncertainty in I, फिर प्लस percentage uncertainty in R. So finally 2 multiplied by ये कितना आ रहा है 2, फिर प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 plus 2 6, 6 आ गया यहां तक, ये भी हो गया। इसका जवाब मुझे आप लोग दो, जल्दी बताओ मुझे, मुझे उस पे चैट पे नहीं, मुंह खोल कर एटलीस्ट उस माइक में बताओ मुझे, जल्दी बताओ। जी बेटे, कौन सा? कौन सा आंसर? सी। पिको 10⁻⁻12 होता है, गीगा 10⁻⁹ होता है। सही बोला आप लोगों ने, ब्रिलियंट।
अच्छा फिर इधर आ जाते हैं, फिर ये कह रहा है which of the following definition is correct and uses only quantities rather than units? Density is mass per cubic meter. ओ भाई, mass is a quantity but cubic meter is a unit, तो ये तो नहीं हो सकता. Potential difference is energy per unit current. पता नहीं, बाद में देखेंगे. Pressure is force per unit area. Oh my god, jackpot. By force is a quantity, unit area is a quantity. So C आंसर होना चाहिए जैकपॉट. इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. ये वाला सवाल मुझे काफी लोगों ने भेजा था कि सर ये क्या होगा. वेल, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सबसे पहले इंटेंसिटी के बारे में बता देना चाहता हूं. ठीक है, हमारे पास इंटेंसिटी टेक्निकली वेव्स के अंदर आएगा. इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर इंसिडेंट. ओके, अब ये कह रहा है, मैंने कहा कि इंटेंसिटी होता है पावर इंसिडेंट ओवर यूनिट एरिया. इसका मतलब ये होता है इंटेंसिटी का. सही है. सो टेक्निकली हमारे पास इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी. पावर का मतलब जो होता है, ये सीख लो, अभी कोई मसला नहीं है, वैसे भी सिलेबस का ही पार्ट है. तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी अराइवल, रेट ऑफ एनर्जी अराइवल ओवर यूनिट एरिया. ये हमारे पास इंटेंसिटी का मतलब होता है. ठीक है, अगर ये आपको याद हुआ तो ये 2 मिनट में सवाल हो जाएगा आपके पास. इधर देखते हैं. When a beam of light is incident on a surface, it delivers energy to the surface. Okay, the intensity of the beam is defined as the energy delivered per unit area per unit time. वही बात हो गई, energy per unit time per unit area या per unit area per unit time. यानी इसका मतलब है कि at the end of the day it is power per unit time. यहां तक पहुंच गए. फिर इसके बाद हमारे पास यार है what is the unit of intensity expressed in SI base unit. So let's see. So ये हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया हो जाएगा. तो पावर का यूनिट हम लोग पहले बनाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी ओवर टाइम होना चाहिए. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 2, ये एनर्जी का यूनिट हुआ. और इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाय सेकंड्स करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 3, ये पावर के यूनिट बने. और फिर पावर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे. तो पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो इसका मतलब है कि किलोग्राम एस माइनस 3 के बराबर होना चाहिए. और एक्चुअली ये हाँ सही है. तो ये डी आंसर बन रहा है हमारे पास. बिल्कुल सही. सही है. ये चीज अपने पास चाहो तो अभी लिख लो ये वाला, ताकि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो एटलीस्ट याद तो हो. वैसे भी ये हमारे सिलेबस एएस के सिलेबस में आएगा इंटेंसिटी, तो कर लो, अभी कर लो, क्या चला जाएगा. करना तो है आखिरकार. तो आगे चलते हैं. फिर हमारे पास है 2 सवाल रह गए, बल्कि 3 सवाल रह गए, फिर we'll end the class and then I'll go home. 4 students each made a series of measurements of the acceleration of free fall. यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे. The table shows the results obtained. Okay. Which student obtained a set of results that could be described as precise but not accurate? Okay. हमारे पास G की वैल्यू होती है 9.81. तो एक्यूरेट हमारे पास क्या बोला है इसने, नॉट एक्यूरेट होनी चाहिए. वेल, इसके अंदर हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग्स आ रही हैं, इधर भी आ रही है हमारे पास, इनफैक्ट इधर भी हमारे पास वहीं पे उसके आसपास चल रही है. डी हमारे पास है. डी के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी तेल लेने चली गई है, लेकिन हमारे पास जो है प्रिसाइज जरूर है. प्रिसाइज इसलिए क्योंकि वैल्यूज आपस में बहुत करीब करीब है. डी डी आंसर होगा इसका. यानी इसके अंदर जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं तो इसमें सिस्टमैटिक एरर होगा. खैर, फिर ये कह रहा है इवन अगर आप एवरेज भी ले लोगे तो सिस्टमैटिक एरर को कभी भी आप एवरेज से रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है. फिर आ रहा है डेसिमल. अच्छा, फिर ये इसको कौन पढ़ेगा इतना, मुझे इसमें से बताओ पीको और गीगा कौन सा होगा. अभी किया था थोड़ी देर पहले इससे सर. ये सी परफेक्ट आंसर. ठीक है. फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40. A metal sphere of radius r is dropped into a tank of water. As it sinks at speed v, it experiences a drag force F given by F is equal to KRV, where K is a constant. What are the SI base units of K? अरे बच्चों वाला सवाल है भाई.
इसको हम लोग करते हैं F इज इक्वल टू के आर वी। सो F का यूनिट होता है किलोग्राम ms माइनस टू, K के यूनिट निकालने हैं, R के यूनिट हमारे पास मीटर्स हो जाएंगे और V के यूनिट हो जाएंगे ms माइनस वन। सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो K इज इक्वल टू यस अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, किलोग्राम ms माइनस टू, सो डिवाइडेड बाय मीटर्स और फिर आ रहा है ms माइनस वन, ठीक है। यहाँ तो पहुंच गए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एक तो ये वैसे ही डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया था, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू के जी। अब इस m को ऊपर लेकर आएंगे तो m माइनस वन हो जाएगा और इस माइनस वन की वजह से एक माइनस वन कट जाएगा, तो ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सो k के यूनिट आने चाहिए सी आंसर आना चाहिए। सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। सही है, हम लोग फिर करते रहेंगे क्वेश्चंस यार, ये सेशन भी चलेगा। अभी मैं जो है ना, मेरा टारगेट ये है कि यार अब जो है ना, मैं इसके बाद जो है ना, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना, मैं आप लोगों को यार मुझे काइनेमैटिक्स लाजमी शुरू कराना है, कॉलेज में शुरू कराना है। मेरे जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनमें तो मैं कब का खा पी के ख़त्म भी करा दिया है, लेकिन वही चीज़ है कि मुझे सब चीज़ें करानी है, मैं सबके साथ यूनिटी करना चाह रहा हूँ। खैर नेवरदलेस वी आर डन विद दिस पार्ट एंड गाइस, और अगर कुछ पूछना है तो मुझसे ऐसे ही पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, कोई भी बात करनी है तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज ओपन इट। आई डोंट नो हाउ टू। क्वेश्चन नंबर 7 को, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 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 7, ओ माय गॉड, 5 4 5 6 6 हो गया और फिर ये 7। जी बेटे 7 में क्या है देख लो। 9 9, हाउ लॉन्ग डज ईच पल्स लास्ट? एक्चुअली 9 कहाँ गया? 9 ये रहा, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट।